सब्सक्राइब कीजिए डिक्के स्मार्ट बायोलॉजी क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट एजुकेशन वीडियो देखने के लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डिक्के स्मार्ट बायोलॉजी क्लासेस। तो चलिए, आज बहुत खुशी की बात है कि पुनः हम आपके लिए महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के आ चुके हैं और हमें उम्मीद है कि आप भी बहुत खुश और संतुष्ट होंगे, क्योंकि आपको भी इस चैनल पर अच्छे कंटेंट वाले वीडियो देखने को मिल रहा होगा। तो चलिए, बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और शुरू हो जाते हैं। तो चलिए, तो हम थोड़ा सा आपको विशेष जानकारी के लिए बता दें कि 12th क्लास की रेगुलर जो है बैच चल ही रही है, साथ ही साथ अब 11th क्लास की बैच भी शुरू हो चुकी है। तो जो भी बच्चे जो है ना इच्छुक हैं, आकर के डेमो क्लास ले लें और मस्ती से पढ़ाई करें और मन से बेहतर करते रहें, और कोशिश करेंगे कि जो है ना जल्द ही आपको जो है ना ऑनलाइन जो है ना लाइव क्लास जो है ना दें, हम प्रयास करेंगे, ठीक है। तो ध्यान रखें, नहीं तो तब तक जो है ना आप पढ़ते रहिए और ऑफलाइन क्लास का भरपूर फायदा उठाते रहिए। तो चलिए, हम बिना टाइम वेस्ट के जो है ना शुरू हो जाते हैं और अध्ययन करते हैं। तो थोड़ा सा विशेष जानकारी के लिए और भी हमें बता दें आपको कि हम पिछले क्लास में लगातार जो है ना टॉपिकों को, पिछले लंबे समय से हम लगातार टॉपिकों को अध्ययन करते आ रहे थे, जिसमें कि हमारा मेन टॉपिक था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्या नाम था बाबू? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, याद है? अब चलते हैं, हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में एक एक करके अध्ययन किए थे, उसके बारे में हम सीखे थे, ठीक है। और उसमें हम बहुत सारे ऑर्गेनों के बारे में अध्ययन किए थे और बहुत सारे ऑर्गेन के बारे में जो ना अध्ययन करने के साथ साथ स्ट्रक्चर को सीखे थे, उसकी संख्याओं को जानने के प्रयास किए थे, उसके कुछ कार्यों को भी सीखे थे। उसी प्रकार से हम क्या करते हैं, तो जो क्या होते हैं मेल के प्रमुख जनन अंग होते हैं या प्राइमरी जो ना क्या होते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होते हैं मेल का, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो हम आपको जानकारी के लिए बता दें कि मेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन या जो ना मेन सेक्स ऑर्गन जो होती है बाबू, वो टेस्टिज यानी वृषण को माना जाता है। अब आपको दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि आखिर टेस्टिज या वृषण को क्यों माना जाता है ना, ऐसा कुछ क्वेश्चन। तो देखिए, तो हम आपको जानकारी के लिए बता दें कि जो है ना प्राइमरी सेक्स ऑर्गन मेल का टेस्टिज को या वृषण को इसलिए माना जाता है क्योंकि टेस्टिज ही क्या करते हैं बाबू, मेल गैमिट यानी स्पर्म, यानी जिसको आप हिंदी में क्या कह सकते हैं, शुक्राणु को बनाने का कार्य करता है। और इतना ही नहीं, बल्कि ये मेल हार्मोन, जिसे नर हार्मोन के नाम से हम लोग जानते हैं, उसको भी बनाने का कार्य करता है। इसीलिए जो है खास करके क्या कही जाती है, तो वृषण को नर का प्रमुख या प्राथमिक जननांग के नाम से जाना जाता है बाबू। बात समझ में आ रही है? ऐसे ऑफलाइन क्लास में इसके बारे में ऑलरेडी आपको जानकारियाँ दे दी गई है, लेकिन काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं आ रही थी, तो हमें लगा कि चलिए आपके लिए जो है ना कुछ कंटेंट तैयार कर लेते हैं। तो बस लेकर के हाजिर है, इसको लेकर के आराम से मस्ती कीजिए और पढ़ाई कीजिए और बेहतर कीजिए। तो चलिए देखते हैं आगे। तो हम आपको जानकारियाँ दे दिए बाबू, क्या? तो टेस्टिज को लेकर के कि टेस्टिज जो होता है वो मेल का मेन जो है ना सेक्स ऑर्गन माना जाता है, यानी आप कह सकते हैं कि प्रमुख जनन अंग माना जाता है। अब जब प्रमुख जनन अंग माना जाता है तो इसके बारे में हम एक एक करके जो है ना सीखते हैं और देखते हैं कि आखिर इस प्रमुख जनन अंग का या इस प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का निर्माण कैसे होता है, उसमें कितने लेयर्स होते हैं, उन लेयर्सों का निर्माण किससे होती है, उसके अंदर और क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं, उनका कार्य क्या होता है, उनकी संख्याएं क्या होती है, इन सभी बातों को हम एक एक करके बाबू सीखेंगे और समझेंगे। और इतना ही नहीं, बल्कि हम इसका जो है ना प्रोजेक्टर क्लास जो है ना 3D वीडियो के साथ आपको दिखाएंगे भी। ऑफलाइन क्लास में आपको दिखाएंगे, मज़ा आएगा। जो बच्चे ऑफलाइन क्लास में पढ़ते हैं उनको तो कहना ही नहीं, सोने पर सुहागा वाली बात आ जाएगी, एकदम बिल्कुल 3D एनिमेशन वीडियो के साथ। मतलब आपको ये चीज़ आप ऐसे जो देख रहे हैं, ये बिल्कुल आप पूरी तरह से जो है वृषण को देखेंगे, फिर उसको अनुप्रस्थ काट करके आप जो है देखेंगे, सीखेंगे और उसका फंक्शन दिखेंगे, कैसे बनता है, कैसे निकलता है, कैसे आगे बढ़ता है पूरा। तो चलिए, तब तक इतना हम लोग समझते हैं। उसके बाद जैसे लाइव क्लास के साथ साथ जो है ना जब हम प्रोजेक्टर क्लास आपको देंगे तो उसमें भी और जानकारी हम आपको देते चले जाएंगे। तो चलिए देखते हैं। तो हम मेन जो है ना सेक्स ऑर्गन किसका, मेल का, यानी टेस्टिज यानी वृषण को हम लोग क्या करेंगे बाबू, सीखेंगे। और हमारा टॉपिक जो होगा इसी से संबंधित होगा, जिसका नाम क्या होगा बाबू, फॉर्मेशन ऑफ टेस्टिज, जिसे हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, वृषण का निर्माण। क्या फिर से रिपीट हम कर रहे हैं, जो बच्चे इंग्लिश वाले हैं इंग्लिश समझते जाएंगे, हिंदी वाले हिंदी समझ लेंगे, और कोशिश करें कि जो ना हिंदी वाले भी बच्चे इंग्लिश समझें, क्योंकि अक्सर आपको इंग्लिश पढ़ने को मिलेगा बायोलॉजी में। जो बच्चे बायोलॉजी में इंग्लिश पर ध्यान नहीं देंगे उनको भविष्य में परेशानी नहीं, बहुत बड़ी परेशानी होगी। इस बात का ध्यान रखें।
तो इसलिए आप थोड़ा सा ध्यान रखें, इंग्लिश को भी कैप्चर करते जाएं। तो अब इसका हम हिंदी भी बोलते जाएंगे, घबराने वाली बात नहीं है, लिखते भी जाएंगे। तो देखिए, तो हम बता रहे थे क्या, फॉर्मेशन ऑफ टेस्टिज, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं बाबू, वृषण का निर्माण। वृषण का निर्माण किससे होती है और कैसे होती है, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो चलिए हम आपको जानकारी के लिए बता दें, सबसे पहले कि वृषण होता क्या है और वृषण कहाँ पाई जाती है, इसकी संख्याएं कितनी होती है। ऑलरेडी थोड़ा सा इसके बारे में हम आपको जानकारियाँ दे दिए हैं, थोड़ा सा बहुत बढ़िया बता दिए हैं, लाइव क्लास जो चल रहा था, लास्ट वीडियो था उसमें, लेकिन पुनः इस वीडियो में हम आपको दिखा रहे हैं, जरा ध्यान से सुनते जाइए और समझते जाइए। तो देखिए, तो हम बात कर रहे थे, जरा ध्यान से देखिए बाबू, क्या अध्ययन कर रहे थे। तो हम बताए थे कि वृषण जो होता है एक प्रकार के कोमल एवं क्या अंडाकार संरचनाओं के रूप में दोनों जंघाओं के बीच, कहाँ बाबू, दोनों जंघाओं के बीच उदर गुहा के बाहर वृषण कोश में पाई जाती है। कोई दिक्कत, बात समझ में आ गई, कहाँ पाई जाती है, वृषण कोश में, कहाँ, उदर गुहा के बाहर, कहाँ, दोनों जंघाओं के बीच। कैसे संरचनाओं के रूप में, तो कोमल और मांसल संरचनाओं के रूप में, जिसकी संख्याएं प्रत्येक पुरुषों में कितनी होती है बाबू, 2 होती है। बात समझ में आ रही है, प्रत्येक पुरुषों में कितनी होती है, 2 होती है। क्लियर हो गया, यहाँ तक आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक आपको जानकारी हम दे चुके हैं, लेकिन अब इस वृषण के जो है ना बारे में हम बात करें कि आखिर इसका निर्माण कैसे होती है। तो हम आपको जानकारी के लिए बता दें कि वृषण का निर्माण जो होता है 3 परतों से होती है बाबू। किससे होती है, 3 परतों से होती है। या आप डायरेक्ट ऐसा भी कह सकते हैं कि वृषण जो है क्या होती है, 3 परतों से ढकी रहती है। समझ में आ रही है, 3 परतों से क्या रहती है, ढकी रहती है, जिसका निर्माण यानी किसका, इन 3 परतों का निर्माण जो होता है बाबू, वो संयोजी उत्तक से होता है। किससे होती है बाबू, संयोजी उत्तक से होता है, जिससे इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं क्या, कनेक्टिव टिश्यू। बस में आ गया ये, जरा आप ध्यान देंगे, एक कनेक्टिव टिश्यू से बने हुए 3 लेयर्स होते हैं बाबू, और ये 3 लेयर्स क्या करते हैं, तो वृषण को ढके रहते हैं चारों तरफ से। बस में आ गई। अब ये 3 लेयर्स वृषण के अंदर कहाँ कहाँ होते हैं और इनकी नाम क्या क्या होती है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा अध्ययन कर लेते हैं। तो जरा आप ध्यान दीजिए, ये जो 3 लेयर्स होते हैं, वृषण का निर्माण अगर हम बात कर लें तो कितने लेयर्स से होते हैं बाबू, 3 लेयर्स से होते हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। बात में आ गई। चलिए, फर्स्ट लेयर के बारे में आपको जानकारी हम दे रहे थे, जिसका नाम क्या था, तो टूनिका वेजिनाइलिस। टूनिका वेजिनाइलिस, इसका हिंदी में नाम भी बाबू सेम ही होता है, जिसका हम नाम उच्चारण करके लिख देते हैं टूनिका वेजिनाइलिस। इसलिए यहाँ पर लिखा नहीं गया है, क्योंकि उच्चारण है तो नहीं लिखे हैं। बात समझ रहे हैं, इस बात का ध्यान रखें। अब चलते हैं, उसके बाद दूसरा जो लेयर्स होता है बाबू, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो जरा आप ध्यान से देखिए, दूसरा को हम लोग बोलते हैं टूनिका एल्बुजिनिया। इसका भी सेम उच्चारण होती है, इसलिए इसका भी हिंदी नहीं लिखा हुआ है, तो घबराना नहीं है, इन तीनों का हिंदी इंग्लिश सेम ही होती है, इसलिए नहीं लिखा हुआ है। और तीसरा लेयर होती है बाबू, जिसको हम बोलते हैं क्या, टूनिका वास्कुलोसा। ये भी वृषण का ही एक लेयर है। अब चलते हैं, ध्यान रहे, और ये इनकी पोजीशन कहाँ होती है, ये जो 3 लेयर्स आपको दिख रहे हैं कहाँ, वृषण के अंदर, इसकी पोजीशन कहाँ होती है, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो जरा आप ध्यान से देखिए, जो सबसे बाहरी लेयर आपको दिख रहा है रेड कलर का इधर से साइड से, इसी को हम बोलते हैं बाबू क्या, टूनिका वेजिनाइलिस। यानी ये वृषण के सबसे बाहरी परत होती है बाबू। या आप ऐसा भी कह सकते हैं कि वृषण के सबसे जो है ना बाहर परत या सतह को हम लोग टूनिका वेजिनाइलिस के नाम से जानते हैं, जिसका निर्माण क्या होती है, तो 2 पेरिटोनियम झिल्ली से होती है बाबू। किससे होती है, 2 पेरिटोनियम झिल्ली से होती है। इसमें आप ऐसे मान सकते हैं, नीचे एक ऊपर, ये पेरिटोनियम झिल्ली से बना होता है। कौन, तो टूनिका वेजिनाइलिस। बात में आ गई। अब जब 2 लेयर्स ही बना हुआ होता है तो तय है कि इसके बीच में गैप होंगे। सोचिएगा जरा, ठंडे दिमाग से सोचिए कि जब 2 लेयर से बना है तो तय है कि कुछ ना कुछ उन 2 लेयर्सों के बीच में गैप होगा, या उन 2 झिल्लियों के बीच में गैप होगा। बस में आ रही है, तो ये पेरिटोनियम झिल्ली से बनी होती है, तो उन दोनों पेरिटोनियम झिल्ली के बीच कुछ ना कुछ गैप होती है बाबू। उस गैप को हम लोग क्या कहते हैं, तो खाली स्थान है या रिक्त स्थान कहते हैं। जो पोजीशन आपको दिख रही है, इसको आप जो दिख रहे हैं रिक्त स्थान या खाली स्थान कहते हैं। बात में आ रही है। या आप ऐसा भी कह सकते हैं कि उसको जो है ना संकरी गुहा कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, संकरी गुहा कहते हैं।
और उस गुहा में कुछ लिक्विड जो है ना क्या होते हैं, पदार्थ पाए जाते हैं या तरल पदार्थ पाए जाते हैं, जिसके कारण क्या होते हैं बाबू, ये वृष्ण जो है मूवमेंट करती है, गति करती है, अप डाउन करती है। बस में आ रही है। कोई अगर आपसे पूछे कि बताएं किस लेयर्स के कारण या किसके कारण जो ना वृष्ण जो होते हैं, टेस्टिस जो होती है, वो मूवमेंट करते हैं, गति करते हैं, तो आपको बतानी होगी कि पेरिटोनियम झिल्ली के अंदर पाए जाने वाले तरल पदार्थ की वजह से या गैप की वजह से। कोई दिक्कत? बात समझ में आ गई? क्लियर हो गया? सबसे बाहरी परत को क्या कह दिए, टूनिका वेजिनालिस, और इसका निर्माण दो है क्या होती है, पेरिटोनियम झिल्ली से होती है, जिसके बीच में गैप होती है। उस गैप को क्या कहते हैं, संकरी गुहा कहते हैं। और इस संकरी गुहा में कुछ तरल पदार्थ पाए जाते हैं, जिसकी मदद से या जिसकी सहायता से वृष्ण आसानी से मूवमेंट करती है बाबू। क्या करती है, मूवमेंट करती है, यानी गति करती है। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। इसके बाद दूसरे लेयर की हम बात करते हैं। दूसरा लेयर का नाम क्या है बाबू, टूनिका एल्बुजिनिया। बात सुना रही है? क्या नाम है, टूनिका एल्बुजिनिया। ध्यान रहे कि वृष्ण के सबसे बाहरी लेयर को तो हम लोग क्या कह लिए, टूनिका वेजिनालिस कह लिए, लेकिन इसके बाद जो मध्य वाली जो होती है, मध्य वाली जो है क्या होती है बाबू, लेयर्स होती है, उसे क्या कहा जाता है, टूनिका एल्बुजिनिया के नाम से हम लोग जानते हैं। क्या कहते हैं बाबू, टूनिका एल्बुजिनिया कहते हैं। ये जो लेयर्स आपको दिख रही है बीच में, इन दोनों लेयर्स के बाद बीच में जो ब्लैक कलर का जो हार्ड जो है ना ब्लैक कलर का डार्क ब्लैक जो दिख रहा है, ठीक है ना, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, तो टूनिका एल्बुजिनिया कहते हैं, जो आप यहाँ पर देखेंगे ऐसे राउंडेड चारों तरफ से। बात समझ आ रही है? दूसरा लेयर आपको जानकारियाँ दे दिया गया। अब इसके बाद हम बात करते हैं, तीसरे लेयर की बात करते हैं, है ना। तीसरे लेयर को हम लोग क्या कहते हैं बाबू, तो तीसरे लेयर को हम लोग कहते हैं टूनिका वास्कुलोसा, जो सबसे आंतरिक लेयर माना जाता है वृष्ण का। सबसे आंतरिक परत होता है कौन, तो टूनिका जो है ना वास्कुलोसा, जो वृष्ण का सबसे आंतरिक और अंदर का सतह मानी जाती है। ऐसे बैठिए, बस हो गया है, 5-7 मिनट बैठिए। तो सबसे आंतरिक लेयर हो गया बाबू, जिसको हम लोग क्या कह दिए, तो टूनिका वास्कुलोसा। जैसे टाइम लगे फिगर बनाने में, देख रहे हैं फिगर कितना लाजवाब है। तो अब चलते हैं, तो ध्यान देंगे, 2 लेयर हम लोग का अध्ययन कर लिए। तीसरे लेयर की हम बात कर रहे थे, तो तीसरा लेयर जो था बाबू वो क्या था, तो टूनिका वास्कुलोसा था। यानी आप कह सकते हैं कि वृष्ण के सबसे आंतरिक परत या आंतरिक सतह को हम लोग टूनिका वास्कुलोसा के नाम से जानते हैं। और ये टूनिका वास्कुलोसा विकसित करते हुए सेप्टा का रूप लेते हुए क्या करती है बाबू, तो जरा आप ध्यान देंगे, क्या बना लेती है, तो टेस्टिकुलर लोबिल्स बना लेती है बाबू। क्या बना लेती है, टेस्टिकुलर लोबिल्स बना लेती है। बात में आ गई? कोई दिक्कत यहाँ तक? अब चलते हैं, ध्यान रखने वाली बात आ जाती है कि ये क्या होती है, इसके बारे में हम समझते हैं। जरा ध्यान से आप देखिएगा और समझिएगा, है ना। अब चलते हैं, तो टूनिका वास्कुलोसा क्या होती है, या टूनिका वास्कुलोसा हम किसको कहते हैं, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो ये तो जानकारी आपको दे दिया गया कि ये विकसित करते हुए, यानी कौन, तो टूनिका वास्कुलोसा विकसित करते हुए क्या करेगा, तो वृष्ण के आंतरिक जो है ना परत होने के साथ साथ ये क्या कर लेता है, तो सेप्टा का रूप धारण करते हुए टेस्टिकुलर लोबिल्स बनाता है बाबू। यानी जिसको हम लोग हिंदी में वृष्ण पालिया के नाम से हम लोग जानते हैं। क्या बनाता है बाबू, वृष्ण पालिया, जिसकी संख्याएं अनुमानतः मतलब अप्रॉक्स जो है ना लगभग जो है ना कितनी होती है बाबू, तो 200 से 250 होती है। कितनी होती है बाबू, प्रत्येक वृष्ण में 200 से कितनी होती है, 250 होती है। इस चीज़ को आप मिला लेंगे एक बार, क्योंकि हर बुक में थोड़ा सा डिफरेंट मिलता है, तो घबराने वाली बात नहीं है। तो अब चलते हैं, यहाँ तक आपको जानकारियाँ दे दी गया कि प्रत्येक वृष्ण में इसकी संख्याएं कितनी होगी बाबू, 200 से 250 होगी। और हम आपको जानकारी के लिए बता दें कि इन प्रत्येक जो है ना टेस्टिकुलर लोबिल्स में, यानी इस वृष्ण के खंड में आपको कम से कम 2 या 3 कुंडलित संरचनाएं दिखती है। क्या दिखते हैं बाबू, 2 या 3 कुंडलित संरचनाएं दिखती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, तो ध्यान रहे यहाँ पर सेम्निफ्यूरल ट्यूबुल्स, या इसे हिंदी में हम लोग बोलते हैं शुक्र जनन नलिका। क्या कहते हैं बाबू, शुक्र जनन नलिका कहते हैं। बात समझ में आ गई। और इस शुक्र जनन नलिका में जना मुख्य रूप से 2 प्रकार की कोशिकाएं देखने को मिलती है। एक क्या होता था, स्पर्मेटोगोनिया,
और दूसरा क्या होता है बाबू, सस्टोली सेल्स। बात समझ में आ गई। एक क्या होता है स्पर्मेटोगोनिया और दूसरा क्या होती है अस्ट्रोली सेल। बात समझ में आ रही है। अब चलते हैं, ये विकसित करते हुए क्या करता है बाबू, तो ये स्पर्मेटिड बनाता है। ऐसे इसके बारे में ऑलरेडी हम पिछले क्लास में बता चुके हैं, लेकिन यहाँ पर हम साथ लेकर के चल रहे हैं, थोड़ा सा बता रहे हैं, ऐसे डीप उसमें बताया गया है, शॉर्ट इंट्रोडक्शन हम दे रहे हैं। क्या करेगा वो, स्पर्मेटिड बनाएगा, और ये स्पर्मेटिड विकसित करते हुए क्या बना लेगा, स्पर्म बना लेगा। कोई दिक्कत। अब चलते हैं, अस्टोली कोशिका को हम लोग जो ना सपोर्टिंग सेल भी कहते हैं बाबू। ये सपोर्टिंग सेल विकसित करते हुए क्या करता है, तो स्पर्मेटोगोनिया को एक निश्चित आकार देता है बाबू। क्या देता है, आकार एवं पोषण प्रदान करता है, जिससे क्या होती है, ये स्पर्मेटोगोनिया विकसित करते हुए स्पर्मेटिड बना लेता है, और ये विकसित करते हुए स्पर्म बना लेता है। बात समझ रही है। तो इस पूरे क्रिया को, इससे क्या स्पर्म बनने की प्रक्रिया स्पर्मेटोजेनेसिस के नाम से जानी जाती है। स्पर्मेटोजेनेसिस के नाम से बाबू जानी जाती है, जिसे हम लोग हिंदी में शुक्राणु जनन कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, शुक्राणु जनन कहते हैं। बात समझ में आ गई। अब चलते हैं बात, तो अब देखिए, तो जरा ध्यान देंगे, अगर हम बात कर रहे थे तो ये जानकारी आपको हम दे रहे थे, क्या दे रहे थे, तो जानकारी हम क्या दे रहे थे कि स्पर्मेटोगोनिया विकसित करते हुए स्पर्मेटिड और ये स्पर्म जना बना लेता है, शुक्राणु बना लेता है। तो इससे ये बनना, शुक्राणु बनने की प्रक्रिया स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाती है, जिसे लोग हिंदी में शुक्राणु जनन कहते हैं। एक निश्चित उम्र में शुरू होती थी। हम आपको बताए थे कि एक निश्चित उम्र में शुरू होती है बाबू। कितने उम्र में शुरू होती है, तो हम आपको जानकारी के लिए बता दें कि पुरुषों में लगभग 11 से 13 वर्ष की आयु में क्या होती है बाबू, प्रारंभ होती है, और 40 से 45 वर्षों तक ये चलती है। ये आपको ऑलरेडी फर्स्ट चैप्टर में जानकारियाँ दे दिया गया है, लेकिन हम थोड़ा रिकैप ले लेते हैं ताकि आपको याद रहे। बात समझ में आ रही है, ध्यान रहे। इसमें एक वीवीआई टॉपिक यहाँ पर क्या है, अस्ट्रोली सेल। ध्यान रहे, ये अक्सर पूछा जाता है, कई बार एग्जाम में पूछ दिया गया है, ठीक है, इसलिए इसको आप वीवीआई कर ले तो बेहतर है, क्योंकि हो सकता है पूछ दे, ठीक है। अब चलते हैं, ये जानकारी आपको दे दिया गया, पूछा हुआ इसलिए वीवीआई करवा दिया गया। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ध्यान रहे। इस सेमिनिफ्यूरल ट्यूबुल्स में यानी शुक्रजन नलिका में एक विशेष प्रकार की और कोशिका पाई जाती है बाबू। एक विशेष प्रकार की कोशिका और होती है, जिसको हम बोलते हैं क्या, लैडिंग सेल कहते हैं। लैडिंग सेल कहते हैं। क्या कहते हैं, लैडिंग सेल, जिसका कार्य क्या होता है, तो नर हार्मोन को बनाना। क्या कार्य होता है बाबू, नर हार्मोन को बनाना, जो अगर हम बात कर लेते हैं तो मुख्य रूप से क्या बनाता है, तो एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन को निर्माण कर रहा होता है, यानी नर हार्मोन को बना रहा होता है। और ये नर हार्मोन क्या कर रहे होते हैं, तो शुक्राणु जनन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे होते हैं बाबू। कोई दिक्कत यहाँ तक, बात सबको समझ में आ रही है। अब चलते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, तो लैडिंग सेल का खोज किसने किया, बात समझ में आ रही है। और जो है ना स्पर्मेटोगोनिया नहीं बल्कि हाँ अस्ट्रोली सेल का खोज किसने किया, बात समझ में आ रही है। इसके बारे में हम जान लेते हैं, तो जरा ध्यान देंगे। अगर हम बात कर रहे थे बाबू, किसकी बात कर रहे थे, तो हम बात करते कि लैडिंग सेल का जो ना खोज किसने किया और अस्ट्रोलिक सेल का खोज किसने किया, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो हम आपको जानकारी के लिए बता दें कि लैडिंग सेल का जो खोज किया बाबू, वो किसने किया, तो फ्रेंज वान लैडिंग। बात समझ आ रही है। फ्रेंच वान लैडिंग नामक वैज्ञानिक ने क्या किया, तो लगभग 1800 जो है ना 21 ईस्वी से लेकर के 1908 ईस्वी के बीच इन्होंने खोज किया। कहीं कहीं 1840 मिल जाता है, ठीक है ना, तो इस बात का ध्यान रख लेंगे, लेकिन इतना से इतना याद रखें, डायरेक्ट जो भी ऑप्शन देखे उसके अकॉर्डिंग मार ले। अब चलते हैं, तो अब ध्यान देंगे, फ्रेंच वान लैडिंग ने क्या किया, इस सेल को खोज करके अपने नाम के आधार पर रख दिया। देखिए यहाँ पर इनका टाइटल है ना लैडिंग, इन्होंने लैडिंग सेल नाम रख दिया, कोई दिक्कत। उसी प्रकार से अगर हम बात कर लेते हैं अस्ट्रोली सेल को लेकर के, किसको लेकर के बाबू, अस्ट्रोली सेल को लेकर के, तो इसका खोज किसने किया, यहाँ तक तो हो गया। लैडिंग सेल का खोज किसने किया, जानकारी हम आपको दे दिए। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ने के बाद हम अध्ययन करेंगे क्या, तो अस्ट्रोली सेल का खोज किसने किया, तो इसका खोज एनरिको नामक वैज्ञानिक ने किया। एनरिको अस्ट्रोली ने किया, ऐसा दिख नहीं रहा होगा लेकिन आप याद रखिए, एनरिको अस्ट्रोली नामक वैज्ञानिक ने
लगभग अगर हम बात कर लेते हैं तो 1842 ईस्वी से लेकर के 1910 ईस्वी के बीच में किया। और इन्होंने भी क्या किया, तो अपने नाम के आधार पर इसका सेल है ना, इस सेल का नाम रख दिया। इनका नाम था क्या, एनरिको एस्टोली, तो एस्टोली सेल इन्होंने कह दिया या इसका नाम रख दिया या नेमिंग कर दिया इन्होंने, नामकरण कर दिया, कुछ भी कह लीजिए। बस में आ गए। तो ये आपको जानकारियाँ दे दिए गया कहाँ, तो वृष्ण के अंदर पाए जाने वाले, ठीक है ना, या आप कह सकते हैं कि वृष्ण के अंदर पाए जाने वाले क्या, टेस्टिकुलर लोबिल्स के सेमिनिफ्यूरल्स ट्यूबुल्स के अंदर पाए जाने वाले सेल से संबंधित जानकारी आपको दिया गया। कोई दिक्कत, यहाँ तक क्लियर है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अब चलते हैं, जरा ध्यान दीजिए। प्रत्येक हम आपको बता दें कि टेस्टिकुलर लोबिल्स के अंदर आपको कम से कम 2 से 3 आपको क्या देखने को मिलते हैं, सेमिनिफ्यूरल्स ट्यूबुल्स यानी शुक्रजनन नलिका देखने को मिलते हैं। और ये शुक्रजनन नलिका अंदर की ओर जना एक क्या होता है, जुड़ते हैं, तो उन्हें हम लोग बोलते हैं क्या, तो ध्यान देंगे, उससे हम लोग बोलते हैं ट्यूबुली रेक्टी कहते हैं बाबू। क्या कहते हैं, ट्यूबुली रेक्टी के नाम से हम लोग जानते हैं। बात समझ आ रही है। हिंदी अधिकांश का सेमी होता है, इसलिए हिंदी कम लिखा गया है, घबरा नहीं, ठीक है। अब चलते हैं, क्या होती है बाबू, ट्यूबुली रेक्टी। अब इसके अलावा अगर हम बात कर लेते हैं कि ट्यूबुली रेक्टी जैसे आगे की ओर बढ़ता है, वृद्धि करता है या आगे की ओर जाता है, तो एक जालवत संरचना का रूप धारण कर लेता है बाबू। किसका रूप धारण करता है, जालवत संरचना का रूप धारण करता है। कौन करता है, तो ट्यूबुली रेक्टी। ये ट्यूबुली रेक्टी आपको दिख रही है, ये आगे जो है ना बढ़ करके विकसित करके जालवत संरचना का रूप धारण कर लेगा, जिसे हम लोग बोलते हैं रेटेड टेस्टिज। क्या कहते हैं बाबू, रेटेड टेस्टिज के नाम से हम लोग जानते हैं। बात समझ आ गई। अब चलते हैं, फिर क्या होती है कि रेटेड टेस्टिज पूरा आगे बढ़ विकसित करता है, और विकसित करके लगभग देखेंगे क्या, तो लगभग जन 10 से 20, कितने बाबू, तो 10 से 20 नलिकाओं नुमा संरचनाओं को निर्माण करती है या नलिनुमा संरचना बनाती है, जिसे लोग वासा इफ्रेंटिया के नाम से जानते हैं। शुक्र अपवाहिनिका कहते हैं इसे हिंदी में। क्या कहते हैं बाबू, शुक्र अपवाहिनिका। बात समझ आ गई। तो ये शुक्र अपवाहिनिका बना लिया, जिसकी संख्या प्रत्येक वृक्ष में लगभग 10 से 20 के इर्द गिर्द आपको देखने को मिलेगी। अब चलते हैं, ये वासा इफ्रेंटिया क्या करेगा बाबू, पुनः आगे विकसित करके आपस में जुड़ करके एक और संरचना बनाती है। क्या बनाती है बाबू, एक और संरचना बनाती है, जिसे हम लोग बोलते हैं क्या, इपीडीडाइमिस। इपीडीडाइमिस यानी अधिवृष्ण कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, अधिवृष्ण के नाम से हम लोग जानते हैं। क्या कहते हैं, अधिवृष्ण कहते हैं। बात समझ में आ रही सबको। ये जानकारी आपको दे दिया गया कि अधिवृष्ण क्या होती है। अधिवृष्ण का निर्माण किसको मिलने से होगा, वासा इफ्रेंटिया को मिलने से होगा। और इसकी जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि इसकी जो संरचनाएं होती है, ये आपको घोड़े की नाल की तरह दिखेगी बाबू। कैसे दिखेगी, घोड़े की नाल की तरह दिखती है, जिसकी अगर हम डिस्टेंस लंबाई की बात करें तो आपको उसमें 6 मीटर लिखा हुआ दिख जाएगा, लंबाई होती है। बात समझ आ रही सबको, कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर हो गई। अब चलते हैं, तो पूरी जानकारियाँ आपको दिया गया किससे संबंधित, तो वृष्ण के निर्माण से संबंधित। अब थोड़ा सा हम और इसमें जानकारी के लिए बता दें कि क्या होती है, ध्यान रखने वाली बात आ जाती है। देखिए अब चलते हैं, तो ये संरचना यहाँ पर जो है देखने को मिलती है कि जो क्या होती हैं, ये जुड़ करके बना लिया इपीडर्मिस। क्या बना लिया बाबू, इपीडर्मिस बना लिया। कौन, वासा इफ्रेंटिया आपस में जुड़ करके एक नालवत संरचना बनाया, या आप कह सकते हैं घोड़े के नाल जैसी संरचनाओं का निर्माण किया, जिसे हम लोग अधिवृष्ण के नाम से जानते हैं। अब ध्यान रखना यहाँ पर क्या है कि इसके बाद फिर क्या होती है कि इससे एक नलिनुमा संरचना निकलते हुए नजर आती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, वास डिफरेंस कहते हैं बाबू। क्या कहते हैं, वास डिफरेंस, यानी इसे शुक्रवाहिका के नाम से जाना जाता है। बात सबको समझ में आ रही है। जिसकी लंबाई की अगर हम बात कर लेते हैं तो 25 सेंटीमीटर के इर्द गिर्द होती है बाबू। इसकी कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर। लेकिन थोड़ा सा और हम जानकारी के लिए यहाँ पर 2 मिनट देख लेते हैं कि जो अधिवृष्ण होती है बाबू, अधिवृष्ण के 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं, 3 भाग। ध्यान देंगे, ऊपर वाले भागों को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो कॉप जो है ना एपिडर्मिस कहते हैं। इसे हिंदी में हम लोग शीर्ष अधिवृष्ण कहते हैं। और जो है ना इसके बाद दूसरा जो होता है बीच वाले भाग को लोग बॉडी ऑफ एपिडर्मिस या इसे मध्यकाय अधिवृष्ण कहा जाता है। बात समझ में आ गई। अब चलते हैं, इसके अलावे अगर हम बात कर लेते हैं लास्ट वाली भाग जो होती है बाबू, उसको कौटा या जो है ना पक्ष या पुच्छ अधिवृष्ण के नाम से हम लोग जानते हैं। कोई दिक्कत, यहाँ तक जानकारी आपको दिया गया बाबू किससे संबंधित, तो
जो है ना स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिज या फॉर्मेशन ऑफ टेस्टिज से संबंधित। यहाँ तक अगर किसी प्रकार की कोई समस्याएं हैं तो बेहिचक आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो आप अपने दोस्तों तक पहुँचाइए, और उन दोस्तों को पहुँचाइए जिन्हें बायोलॉजी पढ़ना बेहद पसंद है। उन बच्चों को तो बिल्कुल मत भेजिए जिन्हें बायोलॉजी पढ़ना ही पसंद नहीं है, क्योंकि वो देखेंगे ही नहीं, बेकार फालतू टाइम लॉस है उनका भी और आपका भी। हाँ, उन बच्चों को पहुँचाइए जिन्हें जो है ना इनकी सख्त ज़रूरत है। अगर ऐसा करते हैं तो उससे आपको जो है ना उसके नज़र में एक बहुत बड़ा इमेज बन जाएगी बाबू, क्योंकि बेहतर चीज़ों को जब जो है ना लोग क्या करते हैं, फॉरवर्ड करते हैं, तो अगला के नज़र में आपका मान और सम्मान दोनों बढ़ जाता है बाबू, क्योंकि अच्छे लोग ही अच्छे चीज़ों को देखते और शेयर करते हैं। तो इसलिए अगर आप जो है ना इसको अच्छा समझ रहे हैं तो बेहिचक शेयर करें, और उन दोस्तों को भेजिए जो आपको फेवरेट दोस्त हैं और उन्हें आप बेहतर देखना चाहते हैं, तो उनको ज़रूर सेंड कीजिए। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और बात करेंगे। और हाँ, एक बार आपको जानकारी के लिए हम बता दें कि पुनः जो ना रिमाइंड कर देते हैं कि 12th क्लास तो क्लास चली रही थी, 11th क्लास की बायोलॉजी स्टार्ट कर दी गई है चिन्हा कॉलेज मोड़ विजन क्लासेस में, और साथ ही साथ नागा बेगा ब्रांच पर भी। हम आपको जानकारी के लिए बता दें कि इसकी टाइमिंग जो है बाबू वो क्या है, जरा ध्यान देंगे। विजन क्लासेस यानी कॉलेज मोड की जो टाइमिंग है 11th क्लास की जो है वो जो है ध्यान देंगे। 11th क्लास की जो टाइमिंग बाबू है वो कहाँ, कॉलेज मोड की हम बात करते हैं, ठीक है। तो 12 से 1 PM, और दूसरा बैच है बाबू क्या है 1 से 2 PM है। बात समझ आ रही है? जो बच्चे हैं, ठीक है ना, इसमें आप भेज सकते हैं। ज़्यादा लंबे समय से नहीं चल रहा, जल्दी हाल ही में 1-2 दिन पहले स्टार्ट की गई, इसलिए, और हमको पता है कि बच्चे धीरे धीरे आते हैं, इसलिए आराम से चल रहे हैं, घबराना नहीं है। अब चलते हैं, दूसरा बैच है बाबू वो क्या है, नागा बिघा है। कहाँ है, नागा बिघा। बात समझ आ रही है? चलिए, यहाँ कुछ टाइमिंग में चेंज की गई है, पहले कुछ टाइम और था, अब कुछ और टाइम कर दी गई है, ध्यान रहे जरा। 12th की यहाँ जो टाइमिंग चल रही है बाबू, ना ध्यान देंगे, 12th की जो टाइमिंग चल रही है वो पहले 11th के टाइम पर रख दिया गया है। यानी लगभग अगर हम बात कर लेते तो मंगलवार से लागू होगा, यानी 12 तारीख से लागू होगा कि 12th क्लास के बच्चों को क्लास चलेगी 6 से 7 AM में, और 11th क्लास जो चलेगा बाबू, अब टोटल क्लास जो चलेगा वो 8 से 9 AM, और साथ ही साथ 9 से 10 AM में क्लास चलेगा। और कॉलेज बोर्ड 12th क्लास की जो बच्चे की टाइमिंग है बाबू वो एक 6 से 7 AM है, और दूसरा 10:30 से अगर हम बात कर लेते हैं तो 12 PM तक है बाबू। बात सुना रही है? ये चीज़ आप ध्यान रखें, जिन बच्चों को इसकी ज़रूरत है उन्हें आप ज़रूर बताएं, गाइडलाइंस करें, क्योंकि बेहतर जो बच्चे होते हैं वो हमेशा बेहतर गाइडलाइंस करते हैं। तो आप उन्हें बेहतर चीज़ों के बारे में बताइए, और हो सके तो इसके बारे में आप जानकारियाँ दीजिए, डेमो क्लास के लिए भेजिए, और डेमो क्लास जो है ना लेकर के बच्चे अपने संतुष्ट हो जाएंगे, पढ़ेंगे। हाँ, पढ़ने पर फोकस कीजिए बाबू, क्योंकि पढ़ाई ही आपको बेहतर बना सकता है, कोई इंटरटेनमेंट और कॉमेडी आपको बेहतर नहीं बना सकता है। हम अक्सर देखते हैं कि बच्चे को जो है पढ़ाने के बजाय शिक्षक या उसके जो है ना साथी कॉमेडी किया करते हैं, लेकिन पढ़ाई पर विशेष ध्यान नहीं दे रहे होते हैं। तो यही वजह है कि बच्चे बेहतर नहीं कर पाते हैं। कुछ बच्चे जो है बेहतर अपने जो है ना मेहनत और बदौलत की वजह से कर जाते हैं, और कुछ शिक्षक उसी को लेकर ढो रहे होते हैं, दिन भर पोस्ट वही चलेगा। अरे कम से कम पढ़ाइए। हम लोग बैनर तो कहीं नहीं लगा रहे हैं, बच्चे बहुत नंबर अच्छे खासे लाए हैं, कहीं नहीं बैनर लगा रहे हैं, कहीं पोस्टर नहीं देखेंगे, और बिल्कुल पोस्टर आप तो देखेंगे ही नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि पोस्टर से पढ़ाई की जो है ना अहमियत नहीं पता चलती है। पढ़ाई की अहमियत जो है ना उसके पढ़ाने और उसके गुण से पता चलती है। इन्हीं कि बच्चे को जो है ना हम बात कर रहे हैं, बच्चे को जो है ना बेहतर कर गए किसी कारणवश, तो ले धर के जो है होड़ मचाए हुए हैं लोग उसी को। तो ये सबसे बड़ी जो है ना क्या एक मार्केटिंग करने का एक जरिया है बाबू। ऐसा हम लोग नहीं किया करते हैं, नहीं विजन क्लासेस करती है ना हम करते हैं, क्योंकि हमारा सिद्धांत है पढ़ाओ और बेहतर कराओ, उसको गाओ नहीं, क्योंकि गाते वही हैं जिनके पास नहीं होती है, और जो नहीं गाते हैं उनके पास बहुत कुछ होती है बाबू। इसलिए इस बात का ध्यान रखें, जहाँ डिंग डोंग हाँ कहा जा रहा है तो समझिए कहीं ना कहीं बहुत बेहतर है, क्योंकि अमीर आदमी अपने आप को अमीर नहीं कहा करते हैं, या किसी से अमीर नहीं कहवाते हैं, उनको लोग अपने से कहा करते हैं। लेकिन जो कहवा रहे हैं और कह रहे हैं अपने आप को, तो समझिए कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा अमीर है, इसलिए आपको बताने के प्रयास कर रहे हैं। मतलब जस्ट इसका उल्टा समझिए आप, और समझदार बनिए, क्योंकि इस दुनिया में समझदार वही है जो अपना डिसीजन लेता है, दूसरे के अनुसार नहीं चलता है, वही समझदार है बाबू। इस बात का हमेशा ध्यान रखें। तो चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट डे मिलेंगे और बातें करेंगे और बेहतर करेंगे। तो चलिए आप सभी को तब तक के लिए हमारे तरफ से
ढेर सारी शुभकामनाएं अपना कीमती वक्त हमारे साथ गुजारने के लिए। फिर हम लोग नेक्स्ट डे मिलेंगे और बातें करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को हैव ए नाइस डे।